सम्मानीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, राहुल जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानीय अतिथिगण, स्पीकर पंजाब असेंबली, डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र एमएलसी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, द फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं टाइम को कंस्टेंट करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं राहुल जी को और विश्वनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा कि इस देश में नौजवान पीढ़ी को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है यूरोप से। यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो कम पॉपुलेशन है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। अलग अलग कंट्री को मिलाकर एक देश की कल्पना करें तो वो देश भारत है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। इंडियन कंटेक्स्ट में 140 करोड़ के देश में हमने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट चीज हमने ये एनविसेज की कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश का निर्माण करेंगे। we adopted it that we will have a parliamentary democracy where three pillars of governance: judiciary, executive and legislature. लेजिस्लेटर इलेक्ट करने का काम हमने जनता को दिया। जनता वोट देगी और लेजिस्लेटर इलेक्ट होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को ये जगह दी कि पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करेगी और जनता के सामने अपनी विचारधारा देगी। हम देश की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? देश जब आजाद हुआ था तब देश में एजुकेशन की क्या स्थिति थी, देश में इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, इस देश में जो समस्याएं थी उन देश की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंसीव किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिन लोगों ने भाग दिया उनको मालूम था ये देश धार्मिक आस्थाओं का देश। उनको ये मालूम था अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। उन सबको साथ लेकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम गवर्नेंस करेंगे। पर उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हर बार आपके सामने रखना चाहता हूं। फ्रीडम मूवमेंट में जिन लोगों ने लीड किया वो ज्यादातर लोग दुनिया की बाहर पढ़कर आए थे, एंड पर्टिकुलरली इंग्लैंड में पढ़ के आए थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट वहीं से की है। एनी टॉप पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बी कम्युनिस्ट, बी एनीबडी, वो सब इंग्लैंड में पढ़कर आकर प्रभावित थे कि हम दुनिया में एक ऐसा देश भारत का बनाना चाहते हैं जिसमें इक्वलिटी होगी, फ्रेंडिटी होगी, धर्म के प्रति आस्था होगी, अलग अलग धर्म के प्रति सम्मान होगा। इन सब से ऊपर उठकर हम कानून सम्मत देश का निर्माण करेंगे और उसमें पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस होगी कि देश की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपनी पार्टी की फिलोसॉफी को प्रोपेगेट करे। देश की समस्या क्या थी? देश की समस्या थी शिक्षा में हम कहाँ थे? शिक्षा में इस देश में वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये देश होमोजीनियस नहीं है। हैव्स और हैव्स नोट को करो तो हैव्स और हैव्स नोट का, कास्ट का हिसाब से करो तो अपर कास्ट लोअर कास्ट का, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब, ओबीसी, अपर कास्ट, सब कास्ट। उस समय जेंडर के हिसाब से फैसला करो तो मेल फीमेल। लिटरेसी का आप आजादी के बाद यदि एनालिसिस करेंगे, फीमेल लिटरेसी कितनी थी, एससी एसटी में कितनी लिटरेसी थी, जैसे आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उस समय हमें इस देश को लिटरेसी एजुकेशन इंपार्ट करनी थी। पर साइमल्टेनियसली जो हमारे लीडर थे उनके मन में कल्पना थी कि जिस तरह की दुनिया है उस तरह की शिक्षा देनी जिससे हमारा देश उस दुनिया का मुकाबला कर सके। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तरफ हमें देश में लोगों को शिक्षित करना था, दूसरी तरफ दुनिया की जो है उस दुनिया की उस तरह की शिक्षा को भी हमें यहां पर इंपार्ट करना था। द्वंद्व था, प्राइमरी एजुकेशन को इंपार्ट करना और हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी सोचना। सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कल्पना की थी आईआईटी की। आईआईटी कहां से स्टार्ट हुई थी, किन किन देशों ने पैसा दिया था और आईआईटी की एजुकेशन का इंपैक्ट क्या है जो समझिए। दुनिया में जो तीसरी क्रांति हुई है
औद्योगिक क्रांति के बाद सूचना की क्रांति, उस सूचना की क्रांति के प्रथम पायदान पर दुनिया के लोग नहीं है, कोई इंग्लैंड का लोग नहीं है, अमेरिका के लड़के नहीं है, ऑक्सफोर्ड और वहां से पढ़ने वाले नहीं है, सिलिकॉन वैली में लीड करने वाले वो बच्चे हैं जो आईआईटी से पढ़कर दुनिया में वहां पर गए थे। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू आईआईटी की कल्पना नहीं करते तो सिलिकॉन वैली में आईआईटी के माध्यम से आज हम जो टॉप पर हैं सूचना क्रांति में, उसमें हम जगह नहीं होती। ये भी कल्पना उस समय देश के आजाद करने वाले नेता के मन में थी कि मेरे देश को वहां ले जाना, इसलिए वहां खड़े रहे। इस देश में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके हमने जिस तरह की मिक्स इकोनॉमी की, आज दुनिया में ये प्रूव हो गया कि दुनिया का कोई भी देश हो, बी कैपिटलिस्ट देश, बी चाइना का वो कम मॉडल हो, पर मिक्स इकोनॉमी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक बनाया, वो जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आज जीडीपी सबसे ज्यादा भारत की है, अमेरिका की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, आज जीडीपी सबसे ज्यादा भारत की है। ये कल्पना पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की, जब हमारे पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के फंडिंग से हमें काम करना था, स्कूल खोलनी थी, अस्पताल खोलने थे, इरिगेशन की व्यवस्था करनी थी, खेती के लिए हमारी स्थिति नहीं थी, हमें PL480 का गेहूं लाना पड़ता था, एग्रीकल्चर में व्यवस्था करनी थी। तो कल्पना कीजिए कि यदि हम प्लानिंग कमीशन बनाकर, जो हमारा टैक्स का पैसा आकर सरकार में आता है, जिसको हम बजट बनाकर जिन लोगों को काम करना चाहते हैं, उसका जुडिशियस इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन से सेक्टर में करें, कहां कहां करें, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमने एक ऐसा देश बना दिया जिस देश में प्राइमरी एजुकेशन की आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के संबंध में प्रश्न चिन्ह है, पर हायर एजुकेशन के संबंध में नहीं है। आज हायर एजुकेशन में आईआईटी और जगह मांग कर रहे हैं। हमारी फैकल्टी में पढ़ने वाले लड़के और पढ़ाने वाले लोगों ने दुनिया में ये बता दिया कि पढ़ने वाले बच्चों की कैपेसिटी भी हमारे पास ज्यादा है और पढ़ाने वाले टीचर की कैपेसिटी भी हमारे पास ज्यादा है। ये हमने दुनिया के सामने जाकर के बताया। पर प्राइमरी एजुकेशन की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हम नहीं कर पाए। एक्सपांशन हम कर दिया, हमने क्वांटिटेटिव एक्सपांशन कर दिया, लिटरेसी का परसेंटेज बढ़ा दिया हमने, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी की नहीं है। आज हैव्स और हैव्स नॉट का गैप हो गया। एक बच्चा जो शहर में पढ़ता है, जिसका बच्चा वो LKG में जाता है, प्रेप में पढ़ना शुरू कर देता है, गांव का बच्चा 6 साल तक पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, 8वीं 10वीं तक अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। शहर में रहने वाला बच्चा प्रेप और LKG पढ़ के प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। जिस फैमिली को, किसी भी समाज की फैमिली को अर्बन में आने का मौका मिल गया, उसका बच्चा तो आगे बढ़ गया। उसी समाज का बच्चा जो गांव में है, उसको ये अवसर नहीं मिला, इसलिए आज पिछड़ गया। चाहे समाज कोई भी हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, SC ST हो, विद इन कम्युनिटी ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि यदि SC का बच्चा ST का फैमिली शहर में आ गया, उसका बच्चा गांव के SC ST से आगे, OBC का बच्चा आ गया तो उसका बच्चा आगे, अपर कास्ट का बच्चा तो उसके आगे। विद इन ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसी तरह से आप करें, ये एक डिस्क्रिपेंसी आज हमारे सामने पैदा होगी। अब आप बताओ कि देश में क्या निर्णय करें? गवर्नेंस का मतलब क्या है? टैक्स कलेक्शन करना, पॉलिटिकल पावर आने के बाद क्या करना है कि हमें प्लान बना कर इन्वेस्टमेंट करना। अब प्रायोरिटी कैसे फिक्स करें? अब हमें चुनाव भी जीतना है। तब आप देखिए, आजादी के बाद 1952 के बाद आज 2014 में नो पॉलिटिकल पार्टी इज गिविंग अल्टरनेट मॉडल ऑफ पॉलिसीज। देश में शिक्षा की इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या मॉडल है किसी पॉलिटिकल पार्टी का? कोई नहीं बोल रहा। क्या हम भूल गए? कोरोना हुआ था, स्कूल बंद हो गए थे, 2-2 साल तक स्कूल नहीं हुए थे। गांव का गरीब आदमी का बच्चा, जिसका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बच्चा कैसे पढ़ रहा था? 2 साल बाद हमने प्रमोट करके भेज दिया। एक ही स्कूल में 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे थे, जो मोबाइल से पढ़े लिखे बच्चे को मदद कर रहे थे, टीचर उसकी हेल्प कर रहा था, वो बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। एक बच्चा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी 2 साल बाद 10वीं में पढ़ने के लिए आ गया। 2 तरह की शिक्षा होने के बाद क्या 2019 और 2023 में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि शिक्षा में जो विषमता पैदा हो गई है उसके आने वाले जब में किस तरह के देश के नागरिक होंगे, उसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है कि कैसे हम चीज को ठीक करें, कैसे इस गैप को हम पूरा करें? यदि गैप हम पूरी नहीं करेंगे तो जो 8वीं से 1 साल का बच्चा, जो जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, और जिसके माँ बाप पढ़े लिखे थे 10वीं में आ गया, वो 12वीं MA BA BE ME MBS करेगा, उसमें गैप रहेगा या खत्म हो जाएगा? गैप बढ़ेगा घटेगा? तो गैप बढ़ेगा घटेगा तो फिर ये बच्चे जो आगे जाकर किस तरह के देश के नागरिक निर्माण बनेंगे, किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, किस तरह के इंजीनियर बनेंगे? जिसके माँ बाप पढ़े लिखे थे वो बच्चा एडवांटेज में रहेगा,
जिसके माँ बाप बच्चे पढ़े लिखे तो वो डिसएडवांटेज में रहेगा। तो हम एक विषम समाज की कल्पना को करने के लिए लोकतंत्र में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। हम वोट लेकर लेजिस्लेटर के लिए कहते हैं कानून बनाने का काम, नीति बनाने का काम लेजिस्लेटर का होता है। स्पीकर साहब बैठे हुए, पंजाब के मैम बैठी हुई है। डू यू नोट एवरेज डेज कितने दिन असेंबली चलती है? एवरेज हाईएस्ट 20 दिन, कुन स्टेट में 5 दिन। अब आप बताओ कि वो इतने लोग वोट देकर किसी पार्टी को पावर में लाते हैं, वो कौन से नियम बना रहे, कौन सी पॉलिसी बना रहे, कहाँ डिस्कस हो रहा है? क्वालिटी को डिस्कस हो रहा है, और वही निर्णय करने के बाद एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है। पॉलिसी कौन बना रहा है? नो इलेक्टेड मेंबर, नो इलेक्टेड मेंबर, ब्यूरोक्रेट बना रहा है। ब्यूरोक्रेट बनाकर उसकी क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज को ठीक ढंग का डिस्कस करने का जगह कौन सा? लेजिस्लेटर। वहां पे असेंबली नहीं हो रही है, उसको डिस्कस कौन कर रहा है? और उसको स्क्रूटनी करने का काम करना है किसको? जुडिशरी को काम करना है। अब हमने कैसी डेमोक्रेसी बनाई है? जिस डेमोक्रेसी में हम कह रहे हैं लोगों की भावनाओं के आधार पर पावर आएगी, सत्ता में आने के बाद पॉलिसी बनाने का काम लेजिस्लेटर करेगा, और लेजिस्लेटर की मीटिंग ही नहीं हो रही। तो फिर नियम कौन बना रहा है? नीति कौन बना रहा है? नीति का बारे में फैसला कौन कर रहा है? ये नीति ठीक बन रही है, गलत बन रही है, या विम्स और फैंसी और ब्यूरोक्रेट्स एंड फ्यू पॉलिटिशियन कर रहे हैं? फिर उनको कौन देश को कैसे निर्माण करने का काम करेगा? क्या इसलिए हम पार्लियामेंट डेमोक्रेसी लाए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाए तो पॉलिटिकल पार्टीज का धर्म बनता है। आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, यंग एज की पॉपुलेशन है। हमें मालूम है कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर, माँ बाप उसको पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? बीए कर रहा है मेरा लड़का बीकॉम कर रहा है। माँ बाप ने कभी कॉलेज देखा ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा उसे? क्या स्किल ट्रेंड है वो? क्या हम किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं? मल्टीनेशनल आ रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज आपकी नहीं है, कौन आपको एम्प्लॉयमेंट देगा? इन चैलेंज से कौन उसका मुकाबला करेगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बातें चर्चा कर रही है? क्या पॉलिसी बनाने का काम कर रही है? क्या कभी सोचा है कि इस एजुकेशन के संबंध में क्या स्थिति बनेगी? क्या हमने जो स्किल ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट दिया है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? हमने जापान से कॉन्सेप्ट ले लिया, पर हमारे स्किल की ट्रेनिंग करने का क्या काम है? सबसे अच्छी स्किल ट्रेनिंग दे रहा कौन पता है आपका? जो आदमी लर्निंग कर रहा है, स्कूलिंग नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड स्कूलिंग। इवान इलिस हैज गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूलिंग, नहीं लर्निंग। इस देश में देश का निर्माण करने वाले लोग वो लोग हैं जो लर्निंग कर रहे हैं, स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं। हाथ से काम करने वाला आदमी, उसकी कहीं भी पढ़ाई किसी कॉलेज में नहीं हो रही है, किसी कारपेंटर की नहीं हो रही है, किसी इलेक्ट्रिशियन की नहीं हो रही है, किसी मोटर मैकेनिक की नहीं हो रही है। वो आदमी अपने स्किल अपने मास्टर ट्रेनर से सीख रहा है, वो मास्टर ट्रेनर उसको सिखा रहा है। मैं हर एक को उदाहरण देता हूँ कि मैं कभी गाड़ी, आपने कल्पना की कि फिएट गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी, उसका मिस्त्री कौन था? और आज जो उसकी गाड़ी आपकी नहीं है उसका मिस्त्री कौन है? क्या वो मिस्त्री बीई हो गया? क्या मिस्त्री ने IIT पास की है? वही उसका फादर जो अनपढ़ था, ट्रेंड था, उसने अपने एक्सपीरियंस से उसको भी ठीक किया, फिएट को भी ठीक किया, उसको भी ठीक किया, मारुति को भी ठीक किया, और नई गाड़ियां सबको ठीक कर रहा है। कौन सी कॉलेज में पढ़ाई हो रही है? कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहा है? कोई इंजीनियर क्या काम कर रहा है? कोई भी इंजीनियर हाथ से काम नहीं कर रहा, फोरमैन काम करता है, ड्राफ्टमैन काम करता है, बिल पास करने का काम करते हैं, AN, JN, एक्शन और ऐसे किसी फील्ड में जाके काम नहीं करना चाहते हैं। मैं अभी डॉक्टर विश्वनाथ जी से मैं आया, इंस्पायर हो रहा था। सारी आर्किटेक्ट की डिजाइन किसने बनाई? विश्वनाथ जी ने बनाई। कोई BE आया था, कोई ME आया था, कोई आर्किटेक्ट आया था? ये तो बिल्डिंग सस्टेन कर रही है, जितनी बिल्डिंगें बन रही है कोलैप्स कर रही है, लोगों को मालूम नहीं है। पुल कोलैप्स कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहा है? कौन ट्रेनिंग दे रहा है? कोई BE, ME काम कर रहा है। क्या आपको मालूम है इस देश में कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे PWD का हो, ओरिजिनल कॉस्ट, स्पीकर साहब मैं बता रहा हूं, मैं बजट आता है उसको कहते हैं BE, फिर बजट रिवाइज करते हैं उसको कहते हैं RE, फिर CAGO को कहते हैं AE। आज दिन तक क्या किसी भी सिस्टम में किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को आपने पनिश किया है कि BE से ज्यादा RE कैसे आ गया? क्या AE के बाद कभी आपने काम किया? लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों को गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसको समझाना ही नहीं चाहते हैं, और हम पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना ही नहीं चाहते हैं। यदि हम लोगों को एजुकेट ही नहीं करेंगे तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों लाए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? जो चीफ मिनिस्टर होता है, जिसका बहुमत होता है। देयर इज नो वर्ड लाइक चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर होता है, ओथ लेता है। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिस पार्टी का बहुमत है वो लीडर ऑफ द हाउस कहलाता है, वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और जिसका अपोजिशन होता है लीडर ऑफ अपोजिशन होता है।
अब लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस बनता है, उनको निर्णय करने का काम कौन करता है? पार्टी। टिकट कौन देती है? पार्टी। हमने क्या फैसला किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। लेजिस्लेटर में स्प्लिट हो गया तो पार्टी का स्प्लिट हो गया। कैसे फैसले कर रहे हैं हम जानते हैं? कैसे जुडिशरी इंटरप्रेट कर रही है? हम जिस देश में 75 साल के बाद जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया है पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नेंस में 3 आधार स्तंभ थे, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेजिस्लेटर का फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम काय को वोट डलवा रहे हैं, काय को डेमो काय को इतने करोड़ रुपए खर्च करा रहे हैं? ये मोटे प्रश्न है जिसको नए बच्चों को समझने की जरूरत है। यदि हम जो आज इस स्कूल में पढ़ने का, मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। द प्लेंटी ऑफ स्पेस इज अवेलेबल टू एवरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बट ही और शी हैज टू डिसाइडेड which philosophy you subscribe, which ideology you subscribe, and then you, if you are qualified, you have much scope to grow up to top of the political party. मैं तो एक साधारण घर का आदमी, तो मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। मेरे पिताजी कभी कॉलेज में गए नहीं, मुझे पढ़ने का मौका मिला। स्टूडेंट लीडरशिप में चीज़ों को मैंने देखा बहुत नज़दीक से। एजुकेशन में क्या होता है, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जब पढ़ने में गया राहुल जी, स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए, मेरी स्कूल हुई नाथद्वारा में और यूनिवर्सिटी थी उदयपुर में। मेरे टीचर ने सजेस्ट किया तुम लीडरशिप करते हो, तुम यहाँ मत करो, तुम्हें टीचर विक्टिमाइज कर देगा, यू गो एंड हैव हायर एजुकेशन उदयपुर। सो आई केम एंड जॉइन उदयपुर एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आई वॉज ए वेरी फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड एंड व्हेन आई जॉइन माई कॉलेज, मैंने एग्जाम्पल दिया, कल भी मेरे साथ इंटरेक्शन का उनको एग्जाम्पल दिया, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स में 150 नंबर होते हैं, 50 नंबर प्रैक्टिकल के, 100 नंबर थ्योरी के, यही होता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा, 50 में से 45 नंबर आ रहे हैं हेल्थ के फैमिली के, और मैं गांव का गरीब का आया, मेरा है 50 में से 18, और 100 में से थ्योरी में मेरे आए 45, तो 150 में मेरे कितने हो गए? मेरे तो 50 और 18 हो गए, खाली 60 और 18 ही हुए। उसके 45 थ्योरी में, 45 50 में से 90 हो गए, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास। आई हैव सीन वेरी क्लोजली सो कॉल्ड एकेडमिक में किस तरह का डिस्क्रिपेंस होता, बहुत नजदीक से देखा मैंने। That compelled me to be a student leader. I fought and fought to the extent that I became a student leader and I dictated मुझे इतना नंबर चाहिए and I got it. And that prompted me to be participate in public life. यदि मैं ये चीज़ों को नहीं देखता, समझता कि इस तरह का होता है, तो समाज में मैं जाकर स्टूडेंट लीडर से पब्लिक लाइफ में नहीं आता। At the age of 29, 90, 80, I became MLA. And I have seen very closely in my constituency. मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं गाँव में गया, विलेज में पंचायत होती है, पंचायत में जो ज्योग्राफी है पता नहीं महाराष्ट्र में कैसे होगी, मेरे यहाँ सिस्टम है कि एक पंचायत में 10 वार्ड होते हैं। जो पंचायत मुख्यालय कहलाता है, रेवेन्यू विलेज का मिलाकर एक पंचायत होती है, उसमें 6 वार्ड ऐसे होते हैं जो वनरेबल सेक्शन के आदमी रहते हैं, जो पंचायत मुख्यालय से दूर रहते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर समाज के वनरेबल लोगों के। सरकार ने फैसला किया कि इस गाँव में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी करेंगे, तो वो इंक्लूड करते हैं उस रेवेन्यू विलेज की सारी पॉपुलेशन को, और पानी को कनेक्शन देते हैं उसमें। उसका बेनिफिशियरी ओनली 1/3 पॉपुलेशन जो पंचायत मुख्यालय पर रहती है, उसको तो पानी मिल रहा है। 2/3 जो गांव में रह रहे हैं, वो रेवेन्यू विलेज में पॉपुलेशन तो काउंट हो रही है, उसको पानी नहीं मिलता, उसको बिजली नहीं मिलती है। तो मैं जिस गांव में गया, 80 में MLA था, बस 2 यंग MLA में गांव में गया, एक टंकी बनी थी पानी की, उसके जस्ट पास में एक SC की बस्ती थी। उन लोगों ने कहा साहब टंकी है, गाँव में पानी जा रहा, हमको भी पानी की व्यवस्था। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं। मैंने बुलाया इनको, भाई क्या है? 1000 फीट का पाइप चाहिए था। कितना? 1000 फीट का पाइप। The AEN of PhD was not competent to sanction 1000 फीट के पाइप के पैसे के लिए एस्टिमेट बनाऊंगा, कागज भेजूंगा, वो कागज AEN के पास जाएगा, एक्शन के पास जाएगा, फिर सैंक्शन करके आएगा। उसमें मुझे 2 साल लग गए। कितने साल लगे? AEN और एक्शन तो वहां पर है, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी कि 1000 मीटर के पाइप लगाकर एक गरीब आदमी इस टंकी से, उसी रेवेन्यू विलेज के कारण इनको टंकी बनी है, उस SC की बस्ती में पानी दे। एंड आई हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो मैं मुझे कभी लगता है, मुझे बुलाया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बोल पाऊंगा मैं। आई हैव अ रिच एक्सपीरियंस। आई बिकेम MLA एट द एज ऑफ 90-80 एंड आई डिसाइडेड that I have to be in public life for 60-year age. The tenure of one MLA is 5 years. Today my age is 75. Today my age is 75. I became MLA in 90-80. And at that time from Mewar, where I represented, Mr. Mohanlal Sukhade was Chief Minister for 18 years.
Mr. Shivchandra Mathur was Chief Minister. Mr. Hardev Joshi was Chief Minister. I was a young MLA. I decided that I have to work hard. I have to understand the politics. And today you come and see my constituency. Every hamlet having 50 households have a school, connected with Fairweather Road, having 100% electricity, having fair drinking water facilities. But I could not win the election because I don't have my caste. I don't have my caste. I lost my election because I was unable to be defeated by BJP. So they brought Malana's family legacy. He contested me. He never came to my constituency. But Malana की इज्जत का सवाल है जो one-sided, one caste-casted vote, and I lost my election. Then what is the answer? Why 40 years? I have addressed every issue. You come to the Nathdwara constituency, that is SDM headquarters. I have engineering college. I have BBA courses. I have PG college. I have separate girls college. I have Ayurvedic college. I have medical college. I have 100% drinking water, 100% electricity, all Fairweather Road, everything. But I lost the election because I don't have caste. So the electoral politics is not guided by ideology. The electoral politics is guided by religion. Religion politics is guided by caste. That is not democracy. The biggest challenge in this country is that we require leaders who subscribe to ideology. Yesterday when I was, some young guy who spoke just now, he asked me, "Sir, aap Brahmin hai?" मैंने कहा, "No. I am proud that I am born in a Brahmin family, but I opted for Congress. For me, Congress ideology is first and foremost thing than anything else because of that ideology I am here." So I request the young people, please, when you want to be a leader, please identify your ideology, adhere to it, and mobilize the people, educate them. What is the provision of Constitution? What are the subjects which deal with the central? What are the subjects dealt by the state? What are the subjects dealt by concurrent list? How to frame the rules and regulation? How to do all these things? And that you can only do when you have a knowledge. So I am in politics. For 80 to 90, I was 10-year MLA. 100 people became minister. 2-3 times chief minister decided. I was not keen. I was to understand the people's problem. And for 10 years, I have worked in my constituency. I never traveled in any committees outside anywhere. But out of 365 days, 300 days, I was in my constituency. I visited every household of my constituency on foot. And today, after 75 years, I'm doing politics 44 years. Means 4 generation people are casting vote for me. But I'm proud that I've subscribed to the ideology. I mobilize the people. On the basis of that, I sustain for a pretty long period in public life. So one of the important thing I'll stress upon this, be a good educator. Subscribe the ideology. You must subscribe BJP, Congress, whatever you want to decide it. But if you subscribe the ideology, then nobody can stop you to have your education, schooling from this institution, and working hard for that ideology. You will be on top of your political party. So I am of the firm opinion that we require 140 करोड़ के देश में हजारों लाखों आदमी पंचायत के सरपंच बनते हैं, हजारों आदमी एमएलए बनते हैं, सैकड़ों आदमी एमपी बनते हैं, उन सब में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग काम करते हैं. यदि आप इस डिग्री लेकर विद कमिटमेंट आप सोसाइटी में जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा. आप सक्सेसफुल लीडर बनेंगे, पर आपको चूज करना पड़ेगा कि सरपंच से स्टार्ट करूं, वार्ड पंच से स्टार्ट करूं, एमएलए बनूं, एमपी बनूं, पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट बनूं, पर मेरे नॉलेज से उस चीज को मैं इंप्लीमेंट करूं. तो डेमोक्रेसी में लीडरशिप पॉलिटिकल लीडर के पास होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होनी चाहिए. यदि पॉलिटिकल नॉलेज ही नहीं है तो भी ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बनाएगी, लेजिस्लेटर की मीटिंग ही नहीं होगी, तो इलेक्टबली आप हो जाओगे, पॉलिसी मेकिंग में आपका कोई रोल नहीं है. तो मैं मजाक करता हूँ, किसी से मजाक करता हूँ, ताई मजाक क्या करता हूँ मैं. What is the government? 1 chief minister, 2 ministers, 4 bureaucrats and 4 friends. That's all. So I repeat once again. So I always say it. Bharat mein I was transport minister, government of India. Virtually I was prime minister of the transport ministry. Because the role of the prime minister is different. The role of chief minister is different. The role of the prime minister is to facilitate different state, different leaders and implement the government of schemes. But if the PM becomes the chief minister of the Bharat,
then become the problem. So we have the problem that we are having a system where we are concentrating on this, number one. Number two, I am very positive. देश में पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है. बोथ पार्टीज, मैंने भी अध्यक्ष जी से कहा, बोथ द नेशनल पार्टीज स्टक विथ वन थिंग. कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन करके दुनिया देख के देश को आगे बढ़ाने का काम किया. 2 चुनाव में सीटें नहीं आई, तो वो अपने री इन्वेंट कर रहे हैं. यही कांग्रेस थी जिसने प्रो सोशल वेलफेयर की स्कीम बनाई. यही कांग्रेस थी जिसने राष्ट्रीयकरण किया. यही कांग्रेस थी जिसने लिबरेशन किया. और यही कांग्रेस है रिलीजन के कारण पावर से बाहर हो गई. जो पार्टी पावर में आई उसने मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दिया, यूसीसी की बात कर दी. 2019 से कम सीटें आई हैं, वो भी स्टक हो गए हैं. क्या करें, देश को आगे कैसे बढ़ाएं? तो देश जिस जंक्चर पर है उस पर चर्निंग प्रोसेस चल रहा है. इंडियन पॉलिटिक्स विल हैव ए चेंज, चर्निंग प्रोसेस. इस देश में पढ़े लिखे वोटर बढ़ेंगे, अनपढ़ नेता नहीं बन सकते. इसलिए पढ़े लिखे वोटर के लिए पढ़े लिखे नेता चाहिए. उसमें आपका पूरा का पूरा स्कोप है. इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूं कि यहां से जो बच्चे पढ़कर ट्रेनिंग लेके जाएंगे वो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे वोटर का नेतृत्व करके देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे. इससे राहुल जी, आपने 20 साल पहले जो कल्पना की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. फ्यूचर में देश में जिस तरह की चैलेंजेज हैं उसमें अनपढ़, विनेबिलिटी वाले, बाहुबली आदमी देश का नेतृत्व नहीं कर सकते. पढ़ा लिखा लिटरेट आदमी ही वोटर का नेतृत्व कर पाएगा. उसमें आपको आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है. इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस बैच के जो बच्चे पढ़ लिख कर जब जाएंगे, वो जब अगले जिंदगी में अपने आप को जब करेंगे तब याद रखेंगे कि हमें मौका मिला था राहुल काराड जी कारण. हम अपने जीवन में पब्लिक लाइफ में आने के लिए जो हमने कल्पना की थी, आज उस एजुकेशन का लाभ लेकर हम खुद नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं. और जिस पार्टी और जिस फिलोसफी है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं और देश के निर्माण में भागीदारी है. ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को पूरा करेंगे. आई एम सॉरी आई हैव एक्सटेंडेड माय लेक्चर, बट वंस अगेन मैं एक बार और आपको, राहुल जी को, डॉक्टर विश्वनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया इस बात का, बुलाकर अपनी बात करने का. इससे बहुत बहुत धन्यवाद.